तो ज़्यादा दूर तक हम पत्थर फेंक सकते हैं। इसका उपयोग नहीं करते हैं तो नहीं कर पाते, इससे ज़्यादा काम कर लेते हैं। और ऐसे ही जंगल में रहते थे जिराफ। जिराफ खाना के लिए उन्हें पत्ती चाहिए, नीचे घास खत्म हो गई, सूखा पड़ गई, तो फिर पत्ती खाने लगे। ऊपर ऊपर उन्होंने मुंह करके पत्ती खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पत्ती भी खत्म हो गई, फिर आगे वाले पैर उठाए, फिर खाना किया शुरू किया। तो फिर यही चलता रहा सैकड़ों वर्षों तक। और उसके बाद में परिणाम क्या मिला? पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन होता गया, उन्होंने बताया। और अंत में लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला जिराफ बन गया। पहले कुत्ता जैसा था। क्यों बन गया? क्योंकि टांगों का अधिक उपयोग किया और गर्दन का उपयोग किया। लेकिन इनके इस नियम के सबसे बड़े दुश्मन कौन से थे? बीजमान। क्या नाम बताया? बीजमान ने यह कहना ये तो सब पागलपन की बात है, हम मानते ही नहीं। उन्होंने क्या किया? चूहा और चूही को पकड़ा, पिंजरे में बंद किया और 80 और उनकी पूंछ काट दी दोनों की। और कितनी? 80 बार बच्चों ने जन्म लिया चूहे के, और उनकी भी पूंछ काट दी, फिर पूंछ काट दी। उन्होंने कहा ये ऐसे होता है, उपयोग और अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, या जिनके पास नहीं है उन्होंने कहा बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होना चाहिए। 80 पीढ़ी तक बिना पूंछ वाला चूहा पैदा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा लैमार्क वाली बात कैसे सत्य हो गई कि लंबी गर्दन वाला लंबी गर्दन उचकाई, ये हो गया। तो बीज मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। ये आगे जीव विज्ञान में आएगा तो इसमें क्या है, फिर आया था डार्विनवाद, फिर इसी को आया था नव लैमार्कवाद। और इन सब का नियम ह्यूगो डिब्रीज, ये 5-6 वैज्ञानिक थे, इन्होंने विकास के बारे में बताया था। मैं यहाँ पे एक बात आई कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही लक्षण जाते हैं जो जीन पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। बाकी दैहिक लक्षण नहीं जाते। जैसे मम्मी पापा का रंग, किसी का गोरा, किसी का सांवला है, बच्ची किसी साफ हो गया, कि किसी का रंग ऐसे हो गया, वो अलग बात हो गई। जैसे रंग गुणसूत्र पे हीमोफीलिया का हो गया, रतौंधी का हो गया, वर्णांधता का हो गया, ये गुण हैं, ये गुणसूत्र पर आधारित होते हैं। वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएंगे। जैसे गंजापन, जिनके सिर के जल्दी बार गिर जाते हैं, या फिर आँखों का ढुढरापन जैसे हम कहते हैं, वर्णांधता, या तो क्या होगा कि उनकी जो संतान होगी, जैसे 5 संतानों ने जन्म लिया, 5 में से 1 संतान ऐसी जरूर होगी जिनकी आँखों का रंग सुनहरा होगा, या उनमें से ऐसा बच्चा जरूर जन्म लेगा कि माँ बाप में से किसी के सर गंजे जल्दी हो गई तो उनके बच्चे में सर जल्दी गंजा हो जाएगा, बाल जल्दी चले जाएंगे। वो लक्षण पिता के गुणसूत्र पर, बाई गुणसूत्र पर जो उपस्थित होता है वो लड़कों में पहुंच जाता है, और एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है जो रोग, वो पुत्र और पुत्री दोनों में जा सकता है। ये बायोलॉजी वाली बात है। कल ये 3 चीजें थी, जैसे एज, अब ये क्या है? एक वचन है, ठीक। दोबारा से समझ लीजिए, ये बहुवचन, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और ये दोनों के साथ। अब टेंस, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। कल साधारण वाली बात आ गई थी, केवल सिंपल वाक्य बताए थे। अगर इन्हीं वाक्यों में नहीं लगा है, जैसे राम के पास घड़ी नहीं है, अब हम नाट का प्रयोग
वही तरीका है, जो साई क्रिया है, जो क्रिया है उसके बाद में राम करता हो गया। अब इसके साथ क्या लगेगा, हैज, और नहीं के लिए नॉट ए बाज। यही बात कैसे हो जाए, अब तो नवालों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। इसी बात को हमने दोबारा लिख दिया, राम के पास घड़ी नहीं थी, यानी पास्ट वाला हो गया। तो राम हैड नॉट ए वॉच। इसको ऐसे लिखिए, क्या राम के पास घड़ी थी। अब हैड राम ए वॉच। राम के पास घड़ी कब थी। अब ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में, तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले when, राम के साथ क्या लगेगा, हैज। हाँ थी, हैड राम ए वॉच। सीता के पास किताब क्यों नहीं थी। अब क्यों की अंग्रेजी पहले, सीता के साथ हैड, सीता नॉट ए। अब ये हमने रिवीजन इसलिए करवाया आपका, समझ लीजिए बाद में लिखे। जैसे कल जो बताया था, एक वचन करता है तो प्रेजेंट टेंस में उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, और बहुवचन करता है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। और ये पास्ट की बात हो गई। अब इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इन दोनों का प्रयोग होगा, और ये सहायक क्रिया के रूप में इनका भी प्रयोग ये हो गया। जैसे अब दो तरीके हो गए यहाँ पे, फिर देख लो। एक हो गया हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। सीता ने पाठ याद कर लिया है, तो ये भी पास्ट वो प्रेजेंट का वाक्य हो गया। अब सीता हैज लर्न्ड लेसन। अब यहाँ पे ये हैज का प्रयोग क्या है, अब हैज यहाँ पे क्या है, सहायक क्रिया। क्या है, जब वाक्य में कोई एक क्रिया दी जाए, मुख्य क्रिया हो, तो दूसरी जो क्रिया होती है उसे हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर ये वाक्य क्या है, राम के पास घड़ी नहीं थी। यहाँ पर ये हैज के बाद कोई क्रिया नहीं, तो हैज का अर्थ यहाँ पे क्या है, पास। यहाँ पे हैज सहायक क्रिया है और यहाँ पे पास, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया कोई है नहीं, यहाँ पर हैज का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह हुआ। ये अब जैसे लड़कों ने कुर्सी क्यों तोड़ दी थी। लड़कों ने कुर्सी क्यों तोड़ दी थी। अब क्यों, वाई। अब हैव, हैड द
बॉयज broken the chair और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे हैड का प्रयोग साइक्रिया की तरह है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया दी गई और यहाँ पर वही बात कि यहाँ पर हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह है। तो अब इन तीनों का अर्थ, अब ये लास्ट हो गया। हैज का प्रयोग दो तरीके से होता है, हैव का प्रयोग दो तरीके से होता है और हैड का प्रयोग भी दो तरीके से होता है। एक इनका टेंस में साइक्रिया के रूप में होता है। साइक्रिया के रूप में तब होता है जब पहले से वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई हो और जब उसमें मुख्य क्रिया ना हो तो हैज हैव हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होगा और तब